ठीक है, तो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। इसमें हमने क्या करना है, फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म on the basis of its capital structure। ठीक है, हमें जो भी फर्म की कैलकुलेशन पूछी गई है उसकी मार्केट में क्या वर्थ होगी फर्म की, वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दैट फर्म। कि उस जो भी फर्म है उसमें क्या डेट है, क्या इक्विटी है, क्या प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में उस फर्म की क्या वैल्यू होनी चाहिए है, वो यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हमारी थ्योरी आती है दैट इज नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट अप्रोच या थ्योरी आप बोल सकते हैं जो हमने यूज करनी है दैट इज द नेट इनकम अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस अप्रोच द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म is calculated by adding the market value of equity and the market value of debt of that firm। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच कहती है कि इस अप्रोच के अंडर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट कर दी जाएगी। वो कहता है गिवन कंपनी की जो भी इक्विटी है उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं और जो डेट है उस कंपनी का उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एस प्लस डी। ठीक है, वेयर V स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ फर्म, S stands for market value of equity, and D stands for market value of debt। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज द सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। और एस कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एस दैट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, जैसे भी किसी भी टर्म से गिवन हो सकता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट आपको इस तरह से दिया गया हो सकता है। इन दोनों नामों से टर्म्स गिवन हो सकती है। नेट इनकम किसको डिनोट करती है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो अगर आपको प्रॉफिट के फॉर्म में गिवन है तो आपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर गिवन है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम अभी हमने पिछला चैप्टर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें केई की कैलकुलेशन हमने की थी। ठीक है, यूजिंग द थ्री मॉडल। ठीक है, डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल, अर्निंग्स मॉडल और एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो सकती है, तो हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट करना पड़ जाए। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एस या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का आंसर आप कैलकुलेट कर देंगे। अब डी कैसे कैलकुलेट करना है, डेट में कोई बताएगा क्या कुछ होता है, डेट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हाँ जी, कोई बताए। लोन्स हो सकते हैं, ठीक है जी, डिबेंचर्स हो सकते हैं। ठीक है, जनरली यही चीजें होती हैं डेट में, लोन्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। लोन्स की मार्केट वैल्यू क्या होती है,
लोन की मार्केट वैल्यू होती है या जो जितना लोन लिया वही उसकी वैल्यू है? ठीक है, इंटरेस्ट लगता है पर वैल्यू तो उतनी रहती है। तो लोन की मार्केट वैल्यू क्या है? जो उसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, बुक्स में जितने का लोन चल रहा है वो इसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स, जो भी आपके डिबेंचर्स है, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ पर डिबेंचर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आज की डेट में डिबेंचर्स की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है एक डिबेंचर की, उसको नंबर ऑफ डिबेंचर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द डिबेंचर्स कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल अगर हम इसको करेंगे, अगर लोन है, डेट है, जो भी चीजें आपको डेट फॉर्म में गिवन है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, ये डी या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, वो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट हो जाएगी। प्लीज एक बार देख के बताइए कोई टर्म अगर आपको नहीं समझ आती, बाकी क्वेश्चन करेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा किस तरह से एप्लीकेशन करनी है। टर्म्स क्लियर है जी ये सारी? ठीक है, सेकंड जो हमारी अप्रोच है दैट इज द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है दैट इज द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इन दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फर्म is calculated by dividing the earnings before interest and tax with the overall cost of capital। ठीक है, तो यहां पर वो कहते हैं सेकंड अप्रोच में, इसमें वो कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज बाय डिवाइडिंग द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फॉर्मूला यही बन जाएगा हमारा कि वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज इक्वल टू ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम किसको बोलते थे? हाँ जी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर आपको पिछला चैप्टर याद आ रहा हो, वेटेड एवरेज निकालते थे ना, टेबल बनाते थे, प्रोपोर्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और ऐड करते थे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाती थी। तो ये वो चीज है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ओ, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ईबीआईटी को आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द फर्म का आंसर निकल जाएगा। प्लीज ये देख के बताइएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो अप्रोच आती है, अप्रोच नंबर 3, दैट इज मॉड गिलानी एंड मिलर्स अप्रोच। ठीक है, इसको एमएम अप्रोच भी बोल दिया जाता है। अंडर दिस अप्रोच द फर्म्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, फर्म्स को वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड करता है। एक होते हैं अनलेवर्ड फर्म्स एंड लेवर्ड फर्म्स। हाँ जी, किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेवर्ड फर्म एंड अनलेवर्ड फर्म? हाँ जी, किसी को पता है? कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेवर्ड फर्म एंड एन अनलेवर्ड फर्म? नहीं पता?
चले पहले अनलेवर्ड फर्म की बात करते हैं. अ फर्म दैट हैज ओनली इक्विटी कैपिटल इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हैज नो डेट. ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसी फर्म जिसमें सारी की सारी जो कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में है, कोई भी डेट उस कंपनी ने रेज नहीं किया है, तो सच अ कंपनी इज नोन एज एन अनलिवर्ड फर्म. अब लिवर्ड फर्म कौन सी होती है? अ फर्म दैट हैज अ मिक्स ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, वो कहता है लिवर्ड फर्म कौन सी होती है? एक ऐसी फर्म जिसमें वो कहता है डेट भी है, इक्विटी भी है, दोनों कंपोनेंट्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो ऐसी फर्म एक लिवर्ड फर्म बन जाती है. ठीक है जी. तो पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म. ठीक है, वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म कैसे कैलकुलेट करनी है? अब अनलिवर्ड फर्म में क्या है? सिर्फ इक्विटी है, तो इसका मतलब अगर मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल दूं तो मेरा आंसर अनलिवर्ड फर्म का कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, सिंपल सी चीज. अनलिवर्ड फॉर्म हमने बात किया है, इसमें सिर्फ इक्विटी है, तो अगर मैं इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं तो वो अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसको हमने एस बोला था, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म दैट इज इक्वल टू एस. और एस क्या था? दैट वाज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो अभी हमने पिछले नेट इनकम अप्रोच में डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म दैट वाज इक्वल टू एस प्लस बी. एस हमने बोला था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है, जिसका फॉर्मूला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या नेट इनकम डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इक्विटी है, तो इक्विटी की ही मार्केट वैल्यू चाहिए है, तो उसका फॉर्मूला डाल देते हैं, तो ये वैल्यू ऑफ एन अनलिवर्ड फर्म का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. हाँ जी, ये चीज समझ आती है. ठीक है, ऐसे वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म की बात करें कि अगर लिवर्ड फर्म की आपने वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म जो ये आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है प्लस टैक्स रेट इनटू डेट कंपोनेंट. ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर द टैक्स रेट. तो वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म जो आपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की फॉर्म में कैलकुलेट की है प्लस डेट के ऊपर अगर मैं टैक्स का कंपोनेंट अप्लाई करता हुआ ये कैलकुलेशन कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो मेरा मार्केट वैल्यू या वैल्यू ऑफ एन लिवर्ड फर्म का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. प्लीज एक बार देख के बताइएगा कोई टर्म अगर नहीं समझ आती आपको. चले तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. ध्रुव पढ़ना एक बार क्या गिवन है क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको गिवन है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है जी? 5 लाख रुपीज. ठीक है, तो कहता है कंपनी की अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 5 लाख. ठीक है जी, आगे. ठीक है, तो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें क्या दिया गया है? वो कहते हैं इस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 15% डिवेंचर्स. अच्छा, 12% डिवेंचर्स हैं 15 लाख रुपीज के. ठीक है जी. ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट हमें बोला गया दैट इज इक्वल टू 16%. ओके जी, आगे बढ़िए. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आपने आंसर में कैलकुलेट करके बताना है और केओ का आंसर आपने कैलकुलेट करके बताना है यूजिंग द नेट इनकम अप्रोच. ठीक है, चाहे उसने नेट पार्ट बी भी है. चलिए पहले पार्ट ए खत्म करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी देखेंगे. ठीक है, तो ये पार्ट ए में आपको बोला गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख केवल है. टैक्स रेट देख लेना एक बार प्लीज. टैक्स रेट दिया है. पार्ट बी के बाद लास्ट में कहीं गिवन हो टैक्स रेट उतना है. टैक्स रेट गिवन नहीं है. ठीक है जी. ठीक है, तो टैक्स रेट नहीं गिवन. कैपिटल स्ट्रक्चर में वो कहता है क्या है? 12% डिबेंचर्स हैं 15 लाख रुपीज के.
कैपिटलाइजेशन रेट आपको बोला गया दैट इज इक्वल टू 16%। तो वैल्यू ऑफ द फर्म और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो आंसर्स आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछे गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर द नेट इनकम अप्रोच, दैट वाज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, और एस का हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ही क्या हो जाएंगे। तो आपको गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिए गए हैं, क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 5 लाख के प्रॉफिट से आपको दिए गए। ठीक है, सबसे पहली चीज आफ्टर टैक्स निकालने के लिए क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, या कोई इंटरेस्ट है यहाँ पर, डिबेंचर का इंटरेस्ट है 12%, 15 लाख पे, तो बिल्कुल ठीक है आपने बोला, 15 लाख का 12%, ये आ जाता है 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की वैल्यू आ जाती है दैट इज 3,20,000 रुपीज माइनस टैक्स। टैक्स आप कहते हैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो टैक्स अप्लाई करते थे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू 3,20,000 रुपीज। ठीक है जी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की वैल्यू हमने निकाल दी दैट इज 3,20,000। तो एस की वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं कि एस कैसे निकल जाएगा, एस इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज इक्वल टू 16% आपको दिया गया है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है दैट इज द वैल्यू ऑफ 20 लाख। हाँ जी, ये चीज समझ आती है, हाँ जी प्लीज एक बार बताइएगा ये चीज समझ आई है। आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया है 5 लाख, मुझे आफ्टर टैक्स फॉर्मूला में चाहिए, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होता है तो पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद एस का फॉर्मूला डाल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है, कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, तो यहां से एस की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू 20 लाख। डी में हमें क्या गिवन है, डी में हमें सिर्फ डिबेंचर्स गिवन है जिसकी वैल्यू उसने बोला है 15 लाख। देखना इसकी मार्केट वैल्यू कहीं स्पेसिफाई की है कि ये जो डिबेंचर्स है इसकी मार्केट वैल्यू क्या है आज की डेट में, ऐसा कहीं कुछ गिवन है। हाँ जी देख के बताना, इस डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू अलग से कहीं स्पेसिफाइड है, नहीं है, तो इसका मतलब इसी को मार्केट वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म V दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज 20 लाख प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दैट इज 15 लाख। तो वैल्यू ऑफ द फर्म का आंसर आ जाता है दैट इज इक्वल टू 35 लाख। तो पहला आंसर तो हमने कैलकुलेट कर दिया है कि वैल्यू ऑफ द फर्म दैट कम्स टू रुपीज 35 लाख। ठीक है, तो ये चीज तो हमने कैलकुलेट कर दी है। अब दूसरी चीज उसने पूछी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो आपने कैलकुलेट करके बताना। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय KO। तो वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने कैलकुलेट कर दी है 35 लाख, EBIT मुझे पता है 5 लाख डिवाइडेड बाय KO, तो यहां से KO आपका कैलकुलेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा। देखना ये कितना होता है, 14.28%। ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर निकल जाएगा। तो दो आंसर आपसे पूछे गए हैं। हाँ जी एक बार देख के बताइए, कोई कैलकुलेशन में डाउट हो तो मैं दोबारा से समझाता हूँ। हाँ जी एक बार बी पार्ट पढ़ना है, इसका क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेज फर्दर 10 लाख बाय इश्यू ऑफ कितने परसेंट डिवेंचर है, परसेंटेज में तो हम पुरानी ले लेंगे 12% डिवेंचर। हाँ जी, एंड टू यूज दीज प्रोसीड टू रिडीम द इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये अगर आपसे दिया गया होगा तो वही दोबारा से वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट करके बतानी है यूजिंग द नेट इनकम
अप्रोच। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच, वैल्यू ऑफ द फर्म पहले कैलकुलेट करते हैं दोबारा से। वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज इक्वल टू एस प्लस डी। ठीक है, एस का फॉर्मूला दोबारा से दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय द कैपिटलाइजेशन रेट, या जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया गया दैट इज इक्वल टू 5 लाख। अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जी? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ठीक है, अब टोटल 12% इंटरेस्ट है। कितने डिबेंचर्स? 15 लाख के पहले डिबेंचर्स थे, 10 लाख के आपने और इश्यू कर दिए हैं। ठीक है, 15 लाख के पुराने डिबेंचर्स थे, 10 लाख के आपने और डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख के डिबेंचर्स और इश्यू किए हैं, तो इसका मतलब 25 लाख आपके टोटल डिबेंचर्स बन जाएंगे, जिसके ऊपर आपने 12% मतलब 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर देना है। तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू बन जाती है दैट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस टैक्स। टैक्स आप कहते हैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू भी आ जाती है 2 लाख रुपीज। ठीक है जी, अब इसको एस की वैल्यू निकालें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज इक्वल टू 2 लाख, कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज इक्वल टू 16%। एक बार कैलकुलेट करके बताइएगा प्लीज क्या वैल्यू आ जाती है। 12,50,000 ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। डी डी में डिवेंचर्स है हमारे पास। डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 लाख पहले थे, 10 लाख के मैंने और इश्यू कर दिया दैट इज इक्वल टू 25 लाख की ये वैल्यू हमें दी गई है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज एस प्लस डी। एस की वैल्यू 12,50,000 है, डी की वैल्यू 25 लाख है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म का आंसर हो जाएगा 37,50,000। ठीक है, तो पहला आंसर निकल गया कि वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज इक्वल टू 37,50,000। अब केओ आपने निकालना है, दोबारा से फॉर्मूला वैल्यू ऑफ द फर्म ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। तो वैल्यू ऑफ द फर्म 37.5 लाख, ईबीआईटी 5 लाख अपॉन केओ, तो यहां से केओ का आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 कोई पढ़ेगा मेरे लिए, क्या गिवन है? पढ़ना युवराज? हाँ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख गिवन है। ठीक है जी, ठीक है, रिस्क क्लास ऑफ 10% ये जो आपको गिवन है, इसका मतलब ये कैपिटलाइजेशन रेट आपको दिया गया है। ठीक है जी, आगे पढ़िए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला उसने? एनओआई अप्रोच। तो फिर रिस्क क्लास जो 10% गिवन है, मेरे ख्याल से वो डिनोट कर रहा होगा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट को। चलिए एक बार देखते हैं, आगे पढ़िए और क्या गिवन है। ठीक है, तो वो कहता है 8% डेट मैंने लेना है, पर वो डेट के 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं। अगर मैं 20% बोला, 20%, 40% या 60% यूज करता हूं इन द टोटल कैपिटल ऑफ 30 लाख। ठीक है, तो 30 लाख की अगर कहता है मेरी टोटल कैपिटल, और उसमें 3 ऑप्शन कि अगर मैं डेट 20% लूं, डेट 40% लूं और डेट 60% लूं, तो 3 केसेस बन जाएंगे आपके, जिसके अकॉर्डिंग आंसर आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो केस नंबर 1 में आपको समझाता हूं। आपको गिवन है कि टोटल कैपिटल कितनी है जी आपकी, दैट इज इक्वल टू 30 लाख से आपको दी गई है, जिसमें वो कहता है डेट कितना होगा, डेट विल बी 20%। ठीक है, डेट उसने यही बोला कि डेट कितना होगा, दैट इज 20%, तो इसका मतलब इक्विटी रह जाएगा बाकी 80%। ठीक, तो डेट का मतलब 30 लाख का 20% करें, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है ₹6 लाख। ठीक, अब वैल्यू ऑफ द फर्म, उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी, ये आपका वैल्यू ऑफ द फर्म, इसका फॉर्मूला हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक तो वो चीज है हमारे पास। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती थी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब केई उसने निकालने को बोला है, तो इसका मतलब है जो रिस्क क्लास आपको 10% गिवन है, दिस इज द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, जनरली जब भी ऐसा गिवन होता है रिस्क क्लास, तो ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट नॉर्मल वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बन जाता है।
पर इस क्वेश्चन में उसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने को बोला है। तो यहां से हमें समझ आता है जो रिस्क क्लास 10% आपको दिया गया है, ये ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट आपको दिया गया है। और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट का क्या मतलब है, ये के ओ की वैल्यू आपको दी गई। तो वैल्यू ऑफ द फर्म डायरेक्टली कैलकुलेट की जा सकती है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है 6 लाख। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है दैट इज इक्वल टू 10%। तो 60 लाख से आपकी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ जी, ये चीज देख के बताइएगा, ये चीज समझ आती है? ठीक है जी। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट करके बतानी है। अब हमें पता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज आल्सो इक्वल टू एस प्लस डी अंडर द नेट इनकम अप्रोच। तो वैल्यू ऑफ द फर्म 60 लाख मैंने कैलकुलेट कर दी है। एस की वैल्यू नहीं पता, डेट मुझे पता है कि पहले केस में डेट कितना है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 6 लाख का है। तो यहां से एस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 54 लाख। और एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 54 लाख दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला जा सकता है, आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है दैट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज माइनस इंटरेस्ट करते हैं। पहले केस में 6 लाख का डेट है जिसके ऊपर 8% उसने डेट का इंटरेस्ट बोला है, तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है दैट इज इक्वल टू 48,000। तो 5,52,000 ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कैलकुलेट हो जाते हैं। टैक्स रेट देख के बताइएगा प्लीज, क्या गिवन है क्वेश्चन में, कितना परसेंट टैक्स नहीं गिवन है, चलिए टैक्स इसमें भी छोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5,52,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया 5,52,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहां से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देखना जी कितना आता है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, एक बार चेक करके बताइए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 5,52,000 डिवाइडेड बाय 54 लाख इंटू 100, 10.22%। देखिएगा जी, ये चीज समझ आई है आपको? ठीक, इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 और 3 का आंसर फटाफट से कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद आपने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आगे, चैप्टर में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, तो आगे के क्वेश्चन प्लीज एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।